कि नेपाल के प्रधानमंत्री जब से शपथ लिए हैं तब से पहली बार वन ऑन वन भारत के किसी व्यक्ति से मुलाकात किए हैं। अगर भारत के साथ इनके रिश्ते सही नहीं रहते तो नेपाल का इंडिविजुअली बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी जरूरत की चीजें, इवन बाहर कहीं भी जाना हो, वो तमाम चीजें बाधित होती हैं। ऐसे में मार्च से लेकर अगस्त में आप एंट्री कर गए हैं, लगभग 4 महीने का समय बीत चुका है और इन 4 महीने में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रतिनिधि से मिल रहे हैं। अब इसके पीछे उनकी अपनी एक राजनीति हो सकती है, जो भी प्रयास हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री छिपी थी और वो ये कि बालन शाह ने पहले भारत के राजदूत से मिलना प्रेफर किया कि चाइना के से। तो जवाब ये है कि साहब भारत के राजदूत से मिलना प्रेफर किया। जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं वो संभवतया कल मिल पाएंगे। इस बीच में प्रयास ये हुए कि साहब सरगई गोर जो हैं वो जाकर मिलने पहुंचे थे अप्रैल में, लेकिन उनसे मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्लंडर कंसीडर किया गया कि नेपाल के पीएम ने राजदूतों से, और वो भी 3 बड़े देश जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन तीनों के राजदूतों से मिलना प्रेफर नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये अचानक काम हुआ तो अब सब तरफ सुर्खी बन गई। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ ये बताएंगे, और भारत को प्रेफर पहले इन्होंने क्यों किया। नेपाल के अंदर जिस तरह से युवा पीढ़ी ने संस्थागत तरीके से चली आ रही कई सारी पार्टियों को किनारे लगाया और अपनी चाहत के एक यंग प्रधानमंत्री को पद पर बिठाया, ये दुनिया भर के अंदर एक बड़ा संदेश बना। जैसे बालन शाह आए, उन्होंने कुछ कुछ काम ऐसे किए जो कि अपने आप में रिमार्केबल कंसीडर किए गए कि ये कुछ अनोखा करने जा रहे हैं। जैसे अप्रैल 7 को उन्होंने अपने 6 एनवॉयज को वापस बुला लिया, जो विदेश में गए हुए एम्बेसडर्स थे वापस बुलाया, और 17 मिशन ऐसे छोड़ दिए जहां पर अपना कोई एनवॉय भेजा ही नहीं, एम्बेसडर की नहीं चाहिए विदेशी संबंध खामोखा। इस काम में उन्होंने भारत से भी अपने जो एनवॉय हैं उनको वापस बुलाया, तमाम जगहों पर गए हुए अपने एनवॉयज को वापस बुलाया। इस बीच में भारत के विदेश सचिव ने तय किया कि वो नेपाल जाकर उनसे मिलेंगे 27 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो एक प्रकार से ये बात तो बाहर निकल कर नहीं आई कि उन्होंने मना कर दिया इसलिए जाने से, लेकिन हाँ, संस्थागत तरीके से जानकारी गई होगी तो भारत के विदेश सचिव की भी फाइनली मुलाकात कैंसिल हो जाती है और वो पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं भाई, हम भी क्यों जाएं जब वो मिल ही नहीं रहे। ऐसे में विक्रम मिस्त्री से नहीं मिले, सरगई गोर से नहीं मिले, और तमाम राजनेताओं से 11 मई तक का अपडेट ये था कि वो सबको बैलेंस करने की नीति के चलते किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। ठीक है साहब। इसी बीच में जब खबर आज बनकर आती है कि ये प्रधानमंत्री जो हैं ये भारत और चाइना के एनवॉय से 10 अगस्त को मिलेंगे, ये हेडलाइन बनना शुरू होती है और हुआ भी यही। सबसे पहले इन्होंने भारत के राजदूत के साथ वन ऑन वन मुलाकात की। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल ने भारत के राजदूत से मुलाकात करते हुए नवीन श्रीवास्तव जी ने, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल, उन्होंने ये तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत की। ठीक है साहब। यहां पर पीएमओ नेपाल की तरफ से भी ट्वीट आ गया, पीएमओ नेपाल की तरफ से ट्वीट आया, उसके थोड़ी ही देर बाद में ये सब काम चल ही रहा था। इसी बीच में चाइनीज जो नेपाल के वो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उनसे मुलाकात शाम को होती है, एम्बेसडर जांग मोमिंग, उनसे तस्वीरें आप यहां पर साथ देख सकते हैं। एक ही दिन में दोनों राजदूतों से मुलाकात, 2-3 संदेश साफ। पहला, ये दोनों देशों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात हो चाइना और नेपाल में पहले किसे बुलाया, तो उन्होंने अपने मैसेज में यह बताने का प्रयास किया कि भारत को हम प्राथमिकता देते हुए चल रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में बुलाया और इस तरह से बुलाया कि जो भी अधिकारी गण हैं वो सब सूचित रहें। एक दिन पहले बताकर बुलाया। यह संदेश देने का प्रयास था कि नेपाल के प्रधानमंत्री से कोई भी राजदूत यूं ही जाकर नहीं मिल सकता जब तक वो ना चाहें। अब इसका क्या मतलब है? इसके पीछे का एक पूरा इतिहास है। असल में नेपाल के अंदर लगातार बहुत ज्यादा विदेशी इंटरफेरेंस रहा है। नेपाल की जनता को अगर आप पूछें तो यह लगता है कि भारत उनकी आंतरिक नीतियों को प्रभावित करता है। भारत के लोगों से पूछें तो उन्हें लगता है कि नेपाल को चाइना प्रभावित करता है। नेपाल को पूछो कि आप किससे प्रभावित हो, तो जिसके खिलाफ डिसेंट है उसने प्रभावित है। अगर मैप का विषय भारत के साथ चल रहा है तो भारत हमारी नीतियां प्रभावित करता है। अगर चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं तो चाइना हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में नेपाल ने जब नई सरकार चुनी तब यह तय किया कि भैया सुनो, हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम एक ऐसी सरकार चलाएंगे जिसमें विदेशी इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, नेपाल फर्स्ट की बात करेंगे। इसी वजह से बालन शाह ने शुरुआती 100 दिनों में केवल अपने देश के ही उद्योगपति, अपने ही देश के नेता, अपने ही देश के समाज सेवक, उनसे मिलना प्रेफर किया। यह नेपाल की अगर आप मैप पे स्थिति देखें तो आप समझ पाएंगे कि 2 ही देशों से बॉर्डर साझा करता है, इंडिया और चाइना, और इंडिया से इसका मेजर बॉर्डर शेयर है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। सीधा अगर बॉर्डर से समुद्र तक पहुंचना हो तो इनके लिए एकमात्र जो विकल्प बचता है वो आपके सामने है। ऐसी स्थिति में अब बड़ा सवाल यह बनकर आया कि साहब अगर नेपाल ने भारत को प्रेफर करने के पीछे कोई नीति अपनाई हो तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण है
ओली साहब। ओली साहब की क्या कहानी है? ओली साहब बिल्कुल चाइना के साथ ही जुड़ गए थे। जुड़ गए थे से क्या मतलब है? केपी शर्मा ओली जब पीएम हुआ करते थे, तब चाइना नेपाल की आंतरिक नीतियों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था। नेपाल में ओली जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उनके पहले और दूसरे कार्यकाल की चर्चाएं होने लगी। एक दौर था जब 4 साल तक चाइना ने नेपाल में अपनी एक एम्बेसडर को नियुक्त करके रखा था। वो एम्बेसडर इतनी पावरफुल थी कि वो नेपाल के पीएम से बिना अपॉइंटमेंट लेकर मिलने ऑफिस जाती थी। इवन नेपाल के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात एक दिन सुर्खियों में जब आई, जब वो बिना किसी को बताए मिलने पहुंच गई। उनकी इस मुलाकात से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सवाल उठे ही, नेपाल के अंदर मतलब गृह स्तर पर ही, डोमेस्टिक लेवल पर भी ये बड़ा सा विषय बनने लगा कि ये ऐसा कैसे कर सकती हैं। इनकी चर्चाएं इस तरह से होने लगी कि इन्होंने केपी शर्मा ओली को हनी ट्रैप कर लिया है। भारत की मीडिया में इन पर खूब बहस छिड़ी। नेपाल की ये जो एम्बेसडर थी, इनका नाम हाउ योंकी था। ये जापान वो चाइना से नियुक्त की गई थी नेपाल के लिए, और नेपाल में ये चाइनीज नीतियों की पालना करवाती थी। कौन सी? चाइना वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नेपाल को वो जानता है कि भारत के केस में वो एक बफर स्टेट है। ऐसे में वो नेपाल में अधिकतम पेनिट्रेशन करना चाहता था। तो इसलिए नेपाल और चीन के बीच के जो संबंध हैं, उन 4 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। तमाम प्रकार की लेन देन होने लगी, और उसी बीच में जब ये सब चल रहा था, उसी बीच में भारत के साथ बॉर्डर इशू हो गया। वो सारा की सारा इन्हीं का दिमाग बताया गया। हाओ यांकी, जो कि पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रहकर आई हुई थी, वो फिर यहां पर एम्बेसडर रही, और इसके बाद में फिर मतलब 3 साल तक वो चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी एम्बेसडर रह चुकी है। अभी वो आसियान कंट्रीज में नियुक्त हैं। तो ये उस दौर की बात है जब इन्होंने नेपाल की नीतियों को बहुत प्रभावित किया, इतना कि भारत के साथ जो बॉर्डर इशू काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधुरा का था, ये उस उन्हीं के दौर का, उसी टाइम पीरियड का क्रिएटेड विषय था, जो नेपाल की जनता के बीच में चर्चा का मामला बन गया। केपी शर्मा ओली खुलकर भारत विरोध में बोलने लगे। चाइना के साथ उनका आना जाना ज्यादा मुखर हुआ। चाइना के पक्ष में करने के लिए उन्होंने भारत के खिलाफ ये मैप वाला जो मसला है, ये बहुत तेजी से सर्कुलेट किया। आज जब मैंने आपको 2 दिन पहले एक सेशन में बताया था, म्यांमार के केस में भी हमारा बॉर्डर इशू है, बांग्लादेश के केस में भी है, तो भारत की सीमाएं बहुत से देशों के साथ, श्रीलंका के साथ भी है। लेकिन नेपाल का जो मामला था, वो इतना बड़ा हाईलाइट करके दिखाया गया कि नेपाल के अंदर भारत के विरोध में प्रोटेस्ट होने लगे। जो नेपाल भारत के साथ पूरे टाइम बनकर रहता था, नेपाल के लोग भारतीय सेना में अब तक नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से रिश्तों को खराब किया, आज बहुत ही रेयर जगह आप इस तरह का इंटीग्रेशन सुनते हैं कि नेपाली लोग भारत के बहुत सारे जगहों पर आपको काम करते हुए दिखाई दें। तो इन्होंने खूब अच्छे से इनकी आंतरिक नीतियों को प्रभावित किया। यह वो तजुर्बा था जो लोग धीरे धीरे एकत्रित कर रहे थे कि केपी शर्मा ओली चाइना की वजह से प्रभावित है। हद तो तब हुई जब एक बार इनके सहयोगी दल ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो ये जो एम्बेसडर मैडम हैं, ये जाकर दूसरे दल से मिलकर आई हैं कि केपी शर्मा ओली को पद पर बनाए रखिए आप। अब सोचकर देखिए कि नेपाल में सत्ता किसकी चलेगी। वो पूरी तरह मेहनत कर रही थी। लेकिन जब केपी शर्मा ओली से पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे थे, तो उनका जवाब होता था, भारत वाले करे तो कोई बात नहीं, चाइना वाले आ गए तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। कुल मिलाकर चाइनीज एनवॉय पीएम ओली की सरकार बचाने के लिए जब राष्ट्रपति से सीधा जाके मिल गई, तो इस बात पर नेपाल के अंदर थोड़ा सा असहज स्थिति बन गई। यार, राष्ट्रपति से भी कोई बिना पूछे अगर मिल जा रहा है, तो ये फिर गड़बड़ है। ये कोई मुलाकात सामान्य बात की तरह नहीं मानी जाएगी। खैर, इस बीच में फिर जब इनका बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी, तो इनका ट्रांसफर हो जाता है। नेपाल में केपी शर्मा ओली को बचाने वाला कोई बचता नहीं है। फाइनली इनको पद से जाना ही पड़ता है। आप जो देखते हैं 2025 के अंदर जब इनकी सरकार हटती है, तो किस तरह का जेनजी प्रोटेस्ट होता है, वो आपके सामने है। 2025 में जब ओली गए थे, तब इनकी वही सारी जो इतने दिन से चाइना की मदद से चली आ रही सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था। लेकिन एक ही बार में चाइना को क्लीन स्वीप कर देना, यह भी बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए ये कूलिंग ऑफ पीरियड अपनाया गया। जो अब बालेन शाह ने किया, वो एक तरह से नेपाल को यह बताने के लिए, नेपाल के लोगों को यह बताने के लिए कि हमारी नीतियों में ना चाइना का इंटरफेरेंस है, ना भारत का इंटरफेरेंस है। लेकिन यह तो तय था कि केपी शर्मा ओली ये अनुभव दे चुके थे नेपाल को कि अगर चाइना साथ आता है, तो पड़ोसी देश भारत के साथ संबंध बिगड़ेंगे। इसी में बालेन शाह ने यह नीति अपनाते हुए बड़े ही सटल वे में इस काम को करके दिखाया है। तो यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य माना जा रहा है। कल यानी आने वाले दिन में वो यूएस के भी एनवॉय से मुलाकात करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि वो तीनों बड़े देशों को एक साथ इसीलिए मीटिंग के लिए बुला लिए, ताकि हमारे जैसे छोटे देश में कोई दुनिया के बड़े देश आकर के
आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस ना करें। तो फिलहाल के लिए ये चीज बड़ी बनकर देखी जा रही है। और अगर इस बात में दावों के अंदर सत्यता है तो अभी भी बालन शाह अपने नेपाल फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही वो संदेश देने में फिलहाल तक कामयाब हुए हैं। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बाकी ऐसे अगर आपको वीडियोस बनाने हैं, एआई से कुछ सीखना है, वेबसाइट बनाना सीखना है, वायरल रील्स और ये सब तमाम प्रकार की चीजें बनाना सीखना चाहते हैं तो आइए आज ही हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में है। फिलहाल इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है। ऑफर के साथ साथ आपको 33% ऑफ के साथ एडिशनल 15% ऑफ भी दिया जा रहा है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।